नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी का जो कोर्स चल रहा है उसका आज हम 7वां लेक्चर लेकर आए हैं। ऑलरेडी 6 लेक्चर्स बहुत ही खूबसूरत बने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा। और इसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं। और इसमें मैं एक बात हमेशा कह के आ रहा हूँ कि अगर आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी की सुनना पड़ेगा। एनसीईआरटी हमसे कहता है कि इंटरकनेक्टेड होकर चीज़ें पढ़िए। जो चीज़ें इतिहास में हुई हैं उसका आज प्रेजेंट टाइम में भी इसका प्रभाव रहता है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। और अगर समझ के उसको हम कोरिलेट कर पाते हैं, इसको आपस में जोड़ पाते हैं, तो समझिए कि सिविल सर्विसेज से आसान कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। दोस्तों, यूपी पीसीएस के लिए एक एनसीईआरटी का बेसिक कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी के सारे जो बुक्स होती हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक वो सब कवर कराई जाएंगी। इसमें वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, साथ में आपको जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको आंसर्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप आंसर लिख के भेजते हैं, इसका असेसमेंट किया जाएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 8317040152 पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बात हम करते हैं दोस्तों औद्योगिकरण का युग की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में एक समस्या है। एनसीईआरटी में समस्या ये है कि जब वो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करता है क्लास 9 को, क्लास 10 की, तो उसमें क्या है कि चूँकि देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो कोशिश करता है कि वो चीज़ों को कवर करे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं उससे। या जो कवर करता भी है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा मेंशन कर दिया गया लेकिन डिटेल में नहीं गया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप उसको पढ़ोगे, अगर आप ज़्यादा नॉलेज रखते नहीं हो और आप उसको पढ़ोगे तो ज़्यादा आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, या उस लेवल तक, गहराई तक नहीं जा पाओगे जहाँ तक जाना चाहिए। इसीलिए जब हम ये एनसीईआरटी कवर करा रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर्स कवर करा रहे हैं, तो हम बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना पड़ता है। एज अ टीचर हमें बियॉन्ड एनसीईआरटी के बाहर जाके आपको वहाँ से चीज़ समझानी पड़ती हैं। तो औद्योगिकरण का भी दोस्तों यही स्थिति है, क्लास 10 की एनसीईआरटी का है। इसमें क्या है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसे वर्ड क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आया। दोस्तों, ये एनसीईआरटी बोलते हैं, फ़ोटो देखिए। फ़ोटो में ये एक सन 1900 के आसपास की फ़ोटो है ये, और इसमें ये डॉन ऑफ द सेंचुरी कहा गया है कि नई सेंचुरी का उदय हो रहा है, जिसमें आप देखो कि प्रिंटिंग प्रेस है, कुछ एक मोटर गाड़ी मोटर है जो है वो है, मशीन्स के बारे में मेंशन किया गया है। और इसमें जो पहिए हैं वो जो लेडी खड़ी है वो पहिए पे खड़ी है, तो ये शो कर रहा है प्रगति की, शो कर रहा है। ये जो पहिए का मतलब होता है कि आगे बढ़ना। और किस बेस पे आगे बढ़ रही है? इंडस्ट्रीज़ की बेस पे आगे बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी है, मशीन्स आ चुकी हैं, और इससे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो आगे ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह के मेंशन पिक्चर्स में है, वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किस तरह से ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ रही है। एक और दोस्तों ये चीज़ है, देखिए दूसरी फ़ोटो आती है, इसमें 2 मैजिशियंस की बात करते हैं कि 2 मैजिशियंस हैं। पहला मैजिशियन एक है अलादीन। अलादीन जो है वो बगदाद में अलादीन होता है, इराक़ में, और वो चिराग घिसता है और जो वो चाहता है जिन के माध्यम से बनवा लेता है। उसी तरह से दूसरा आदमी है, मैजिशियन है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, मतलब कि जो मैकेनिक है, सामान बनाता है। तो दोनों को मैजिशियन कहा गया है, दोनों जो चीज़ें बना लेते हैं। तो ये एक ग्लोरिफिकेशन है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से जनजीवन जो प्रभावित हो रहा था, जनजीवन जो इन्फ्लुएंस हो रहा था, उसको ये मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब तो आपने इंट्रोडक्शन देख लिया इसमें, लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। चीज़ें जो एनसीईआरटी से बाहर है, मैं उसको थोड़ा सा एक आपको कहानी के रूप में समझाता हूँ कि थोड़ा सा एनसीईआरटी में नहीं लिया है, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन से शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। 17वीं शताब्दी का मतलब है 1610, 1615, 20 ऐसा है। ठीक है, 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ और इसकी जो ग्रोथ पकड़ी वो 18वीं सेंचुरी में पड़ती है। 18वीं सदी में जाके इसने पूरा अपना एक स्पीड पकड़ ली थी। अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कैसे, इसको समझते हैं। देखिए, पहले जो जीवन था, यूरोप की बात करते हैं अगर, तो पहले का जो जीवन था वो एक एग्रीकल्चर पे बेस एक इकोनॉमी थी, एक सभ्यता थी। एक जो लोग थे वहाँ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते थे, एग्रीकल्चर पे काम करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट आना शुरू हुआ, और एग्रीकल्चर पे जब डेवलपमेंट आया तो चीज़ें, प्रोडक्शन जो हुई वो सरप्लस हुई। क्या मतलब है कि पहले जो थे लोग सिर्फ उतना उगाते थे जितना वो उनके लिए ज़रूरत होती थी, कि भाई हमें 10 किलो की ज़रूरत है, 10 किलो चावल की, तो 10 किलो चावल ही उगाते थे। लेकिन जैसे 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 एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया और एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा काम हुआ, इस पर टेक्नोलॉजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम करना शुरू किया गया, तो सरप्लस आया। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा आया। अगर ज़रूरत 10 किलो की है तो 20 किलो उगाया गया। वो 20 किलो ने
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत मेजर रोल प्ले किया। जब एग्रीकल्चर का सरप्लस आया तो उसके साथ साथ उसी दौरान में 2-3 चीज़ें और हुई। पहली चीज़ हुई कि जो लोग थे, अब अगर बात करते हैं यूरोप के लोग थे, उस समय चूँकि एग्रीकल्चर से सरप्लस आ चुका है, थोड़ा सा पैसा आ चुका है, तो वो उन्होंने इन्वेस्ट किया ट्रैवल के ऊपर। बहुत सारे लोग दुनिया को देखने के लिए, दुनिया को जानने के लिए निकलते हैं। कुछ लोग अमेरिका की खोज करते हैं, कुछ लोग इंडिया की खोज करते हैं, वहाँ जाके निकलते हैं, ठीक है। वहाँ से जाके देखते हैं, वहाँ समझते हैं, चीज़ें लाते हैं, वहाँ पे क्या हो सकता है। इस तरह से एक अलग दुनिया में जाके एक इंटरेक्शन करते हैं, व्यापार करते हैं, सामान बिकता है। इससे क्या होता है, व्यापार होता है तो और पैसा आता है, और डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे और इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। इसी बीच में 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि मशीन्स बनना शुरू होती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दिमाग लगा के थोड़ा सा मैकेनिकल चीज़ में काम करना शुरू करते हैं, मशीन बनाना शुरू करते हैं। और इसका एक बड़ा एग्जांपल ये देखिए कि आप जो प्रिंटिंग प्रेस है, पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस तो इंडिया में डेवलप की थी, लेकिन यूरोप में 14वीं सदी में ये प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी। अब प्रिंटिंग प्रेस आती है तो जो फिलोसफर्स होते हैं वो जो बात कहते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती थी, अच्छी बातें पहुंच रही होती हैं, लोग समझ रहे हैं। लोग इसमें फिर आपका जो रिलीजियस रिफॉर्म है, धार्मिक रूप से जो चीज़ें बदलती हैं वो सब होता है। तो इस तरह से चीज़ें डेवलप हो रही होती है, हर सेक्टर में डेवलप हो रही होती है। ये अब जब मैंने समझा रिनेसां की बात करता हूँ मैं, जब मैं पुनर्जागरण की बात करता हूँ, एनलाइटमेंट की बात करते हैं, तो ये सब उस दौर था जहाँ पर इंसान जो है वो डार्क एज से मध्यकालीन सभ्यता से निकल के मॉडर्न एज में अपने आप को कर रहा है। और इसमें एग्रीकल्चर से लेकर वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहा है। इसमें आपका ट्रेड यानी कि व्यापार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोग जानते हैं, लोगों ने मैप बनाना सीखा, तो मैप बनाना सीखा तो एक ट्रैवल कर सके। लोगों ने सीखा कि कैसे मानसून काम करता है, कैसे समुद्र की लहरें काम करती हैं। ये सब जाना तो इससे ट्रैवल और आसान हुआ, इससे चीज़ें और आगे बढ़ी। धीरे धीरे लोगों ने इंडस्ट्रीज़ में डालना शुरू किया। अब फिर क्या हुआ कि जैसे जो लोग व्यापारी थे वो दूसरे देश में जाते थे, और दूसरे देश में जाने के बाद उनको जैसे मान लीजिए कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती थी कि मान लीजिए टेक्सटाइल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने देश में आते थे। और चूँकि वहाँ प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पर जो शहर थे, अब शहर उस समय शहर थे थोड़े बहुत, ठीक, ज़्यादा शहर नहीं थे लेकिन शहर हुआ करते थे। वहाँ पर ऑलरेडी जैसे मान लीजिए कि टेक्सटाइल कपड़ों के उद्योग की बात करते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी शहरों में बड़े बड़े एसोसिएशंस हुआ करते थे, जिसको हम भाषा में बोलते हैं गिल्ड बोलते हैं, GUILD गिल्ड्स बोलते हैं। इनका मतलब होता है एसोसिएशन। ये क्या करते हैं, हर इंडस्ट्री के अपनी एक एसोसिएशन, एक गिल्ड होता था, जो उस उद्योग को एक तरह से पूरा प्रोटेक्ट करता था या मोनोपोली करता था, या जो भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो सब देखता था, नए लोगों को ट्रेनिंग देता था, नया सामान है उसकी कीमत कितनी होगी, क्या होनी चाहिए, वो डिसाइड करता था। नए लोग जो हैं, दूसरे लोग जो नहीं आना चाहिए, इसलिए वो रोकता था। तो एक अपने इंडस्ट्रीज़, हर सेक्टर का अपने गिल्ड होते थे, एसोसिएशन हुआ करती थी, जो अपने अपनी चीज़ों को करते थे, ठीक है। अच्छा, जब ये व्यापारी जो थे, जो देखा कि उन्होंने कि भाई टेक्सटाइल की ज़रूरत पड़ रही है, अब शहर गए, शहर में देखा कि गिल्ड्स हैं, बड़ी बड़ी गिल्ड हैं, और ये इन्होंने मैन पावर बड़ी महंगी कर रखी है और ये काम करने नहीं दे रहे हैं। वो जाते तो काम करने, तो उन्होंने क्या किया, वो गए आपके गाँव में गए, वहाँ पे बोला कि भाई अब हमारे लिए काम कर लो, हम आपको पैसे देंगे, आप काम कर लो। अच्छा, एग्रीकल्चर में सर क्या है कि एग्रीकल्चर सीजनल काम होता है ना, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर में लोग, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रहा था, लेकिन अभी भी जो आय थी, जो इनकम थी, काफ़ी कम थी। दूसरी बात है कि बहुत मेहनत का काम भी ज़्यादा होता है। तो जब ये ऑफ़र आया कि देखो हम आपको पैसे देंगे, आप हमारे लिए काम करो, तो जो किसान थे, इन लोगों ने खुशी खुशी इस बात को मान लिया कि ठीक है भाई, हम जो है आपके लिए काम करेंगे। इस तरह से एक ट्रेडर, व्यापारी में, और एक किसान, गाँव के लोगों में एक इंटरेक्शन हुआ। गाँव के लोगों ने सामान बनाना शुरू किया। जब गाँव के लोगों ने सामान बनाना शुरू किया, वो सामान व्यापारी बाहर देश में आके बेचता था, और इससे धीरे धीरे पैसा कमाना शुरू हुआ, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होना शुरू हुई। अब जब थोड़ा और पैसा आया, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ, साइंस टेक्नोलॉजी का चीज़ें और थोड़ी सी आई, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गांव के लोग थे वो धीरे धीरे शहर की तरफ मूव करना शुरू हुए। अब फैक्ट्रीज लगना शुरू हुई, ठीक है। अब फैक्ट्री के साथ समस्या क्या थी, देखिए, ऐसा नहीं था कि अचानक से साइंस की क्रांति आ गई और सबने अपनी मशीनें इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उस समय जो मशीनें हुआ करती थी वो इतनी एफिशिएंट नहीं थी, इतनी सही तरीके चलती नहीं थी।
जो बनाने वाले थे वो बहुत क्लेम करते थे कि नहीं यार मशीन तो बहुत अच्छी है, बहुत काम आएगा, इससे जो प्रोडक्शन है बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। लेकिन जब मशीन रियलिटी ये थी कि मशीन की एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो शुरुआती दौर था। अब हमारे मशीन्स का एक दुनिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक शुरुआती दौर था, और शुरू में होता तो अभी उस तरह से डेवलपमेंट नहीं था, उस तरह से नॉलेज नहीं थी। अब मान लो मशीन जो बनती थी एक तो महंगी पड़ती थी, दूसरी बात इतनी एफिशिएंट भी नहीं होती थी, तीसरी बात ये थी कि वो जब ख़राब होती थी तो उसको रिपेयर में बहुत समय लगता था, बहुत पैसा खर्चा होता था। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो थे वो इतनी जल्दी मशीन्स की तरफ मूव नहीं किए, इतनी जल्दी उन्होंने मशीन्स की तरफ नहीं अपने क्योंकि उनको पता था कि बहुत महंगा पड़ता है। दूसरी बात है कि मैन पावर जो सस्ती थी, आदमी से काम कराना आसान था, सस्ता पड़ता था, मशीन से थोड़ा महंगा पड़ता था, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हुई। आप ये समझिए कि जो स्टीम इंजन का जो खोज जेम्स वॉट ने की, असल जेम्स वॉट ने न्यू कॉमन नाम के बंदे थे, उनका एक स्टीम इंजन था, उस स्टीम इंजन को उन्होंने डेवलप किया, दोबारा से बना दिया था न्यू कॉमन ने। उसके बाद उन्होंने इसको और सुधार किया, पेटेंट किया, और जब इंजन बेचने की बारी आई तो बहुत कम इंजन बिके। ऐसा नहीं था कि जेम्स वॉट ने इंजन की खोज की और सब लोग लाइन पे लग गए, ऐसा नहीं था, समय लगा, धीरे धीरे बहुत तब जाके बिका। याद है कि अब जब बनने से लेकर अगले 20-30 साल में मात्र 300 से ज़्यादा इंजन नहीं बिके थे, ठीक है। और इंजन जो थे बेसिकली वो इंडस्ट्री जो आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसके ऊपर हुआ करता था, ठीक है। चलिए खैर, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गांव के लोग थे, जो काम करते थे, इनका इंटरेक्शन बढ़ा। अब इसमें क्या हुआ कि अब ऐसा नहीं था कि शहर के लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं थे। मान लीजिए ट्रेडर को ऑर्डर आता है, इंडिया से ऑर्डर आता है, वो इंडिया से बोलता है कि इंडिया जो बहुत उसमें टेक्सटाइल अच्छा है, मैं कोई और देश का ले लेता हूँ। मान लो अमेरिका की बात करते हैं कि अमेरिका में टेक्सटाइल का ऑर्डर आता है कि हमें कपड़े चाहिए, तो जो ब्रिटेन के व्यापारी थे वो जाते हैं गांव में, गांव से बोलते हैं कि आप हमें धागा दो, वो धागे गांव के लोग बनाते हैं, वो धागा लेकर शहर में आते हैं, शहर में जो लोग रंगरेज होते हैं यानी कि जो कलर डाई करते हैं, वो लोग उसको कलर डाई करते हैं और फिर उसको कंप्लीट करते हैं। इस तरह से एक गांव, शहर और पूरे विश्व का आपस में इंटरकनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अगर हम थोड़ा सा बियॉन्ड एनसीईआरटी जाएँ, बियॉन्ड दिस चैप्टर जाएँ, थोड़ा समझना शुरू करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दिया गया है। देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होता है, फैक्ट्रीज धीरे धीरे 19वीं सदी में आ जाती हैं, और 18वीं सेंचुरी में और 19वीं सेंचुरी में आके थोड़ा सा रफ्तार पकड़ लेती, नई मशीन्स लग जाती हैं, धीरे काम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, पहले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा चलती थी, कपड़ा उद्योग जो था वो चलता था, ठीक है। बाद में धीरे धीरे रेलवे का खोज होती है, ठीक है, रेलवे पटरियाँ बिछाई जाती हैं। शुरुआत में ये कोशिश की जाती है कि रेलवे के माध्यम से सामान एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। अब पटरी बिछानी है, अब चूँकि जानते हो रेलवे के लिए लोहा चाहिए होता है, तो लोहे की खोज होती है, लोहे को यूज़ ज़्यादा होता है, लोहा और आयरन एंड स्टील इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। धीरे धीरे आयरन एंड स्टील जो है वो उद्योग टेक्सटाइल से आगे निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जो जितना हाई टेक्नोलॉजी होती है उसमें लोग उतने ही कम काम करते हैं, जो हाई टेक्नोलॉजी होती है उस पर लोग कम काम करते हैं। इसीलिए जो हाई टेक्नोलॉजी उस समय की थी उस फैक्ट्रीज़ में मात्र 20% से ज़्यादा लोग काम नहीं करते थे। मैक्सिमम लोग ऐसे उद्योग में काम करते थे जहाँ पर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे टेक्सटाइल वगैरह, वहाँ पर ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ती थी, तो मैक्सिमम लोग वहाँ काम करते थे, ठीक है। धीरे धीरे आयरन एंड स्टील होता है की वजह से सामान एक दूसरी जगह से जाना शुरू करता है। धीरे धीरे क्या होता है कि जब रेलवे की खोज होती है, उधर कुछ देश जैसे यूरोप में इंग्लैंड हो गया, पुर्तगाल हो गए, स्पेन हो गए, फ्रांस हो गए, इन्होंने जब देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो आ गया है, साथ में अब अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए था कि भाई ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में हमने बना दी, लेकिन वो माल कहाँ से आएगा। अब माल तो उनके पास उतना था नहीं, ठीक है। अगर उनके अब आज भी अगर उनके देशों के बराबर देखते हैं तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, ठीक है। डेवलप उस समय के हिसाब से थे, लेकिन बहुत छोटे देश हैं। अब उनको चाहिए आयरन, उनको चाहिए बाकी चीज़ें, वो कहाँ से आएंगी। तो उन्होंने एशिया और इधर अमेरिका इस पे राज करना शुरू किया, और वहाँ से बहुत सारा रॉ मटेरियल वो जाता है यूरोप, और यूरोप में जाके वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में वो वहाँ सामान बनता है, और सामान बनने के बाद दोबारा फिर सामान जो बन के वापस उन्हीं देशों में चला जाता है एज अ मार्केट के रूप में। तो जो कंट्री है, मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया ना सिर्फ वहाँ से रॉ मटेरियल देता था, लेट्स सपोज हम बात करते हैं कॉटन की, तो कॉटन इंडिया वाले उगाते थे,
और ब्रिटेन वालों को ब्रिटेन वाले ले लेते। साथ में वो उसी कॉटन से कपड़े बनते थे और हिंदुस्तान में वो बेचे जाते थे। तो जो जितने भी उपनिवेश कंट्रीज़ थी, कॉलोनीज़ थी, वो ना सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही थी बल्कि एक एज अ मार्केट भी अपने आप को दे रही थी। वो डबल शोषण हो रहा था इससे, ठीक है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें जो थी चल रही हैं, अब इन सब चीज़ों ने धीरे धीरे क्या किया, एक कंपटीशन डेवलप कर दिया कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। अब यूरोपियन कंट्रीज़ समझ गई कि यार ऐसा है, बड़ी से ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ पे कब्जा करो, वहाँ से रॉ मटेरियल लो, सामान बनाओ, बेचो और अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करो। इसमें इंग्लैंड वाले सबसे आगे इंग्लैंड वाले थे। उस समय लगभग 60% से ज़्यादा पूरे दुनिया में इंग्लैंड का राज था। और कहा जाता है कि इंग्लैंड का जो साम्राज्य में कभी अंधेरा नहीं होता, मतलब कि अगर मान लो इंडिया में रात हुई है तो अमेरिका में सूरज उगा होगा, तो कहीं ना कहीं कोई देश ऐसा होगा जहाँ पे सूरज उगा होगा। इतना बड़ा साम्राज्य था। साथ में फ्रांस भी थे, साथ में आपका स्पेन भी था, पुर्तगाल भी थे, ठीक है। ये सब चल रहा था। अच्छा, अब क्या हुआ, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तरक्की कर गए, इसी बीच में 1871 के आसपास जाके 1871 में इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। पहले इटली और जर्मनी छोटे छोटे देशों में बटे हुए थे, लेकिन 1871 में बिस्मार्क जर्मनी का यूनिफिकेशन करता है, ठीक है। और साथ में साथ इटली का भी यूनिफिकेशन हो जाता है, मतलब अभी एक ऐसा कंट्री बन जाते हैं। अब जब कंट्री बनते हैं तो बहुत ही जल्दी ये डेवलप करते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को डेवलप करते हैं। लीडरशिप अच्छी मिलती है जर्मनी, खासकर जर्मनी की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी डेवलप करता है जर्मनी बिस्मार्क के सुपरविज़न में, और एक सुपर पावर बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो यूरोप में नंबर 1 कंट्री बन जाता है। अब जब वो नंबर 1 कंट्री बनता है, 1890 के आसपास बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो उस समय अब इसका होता है कि यार देखो, हम नंबर 1 तो बन चुके हैं, हम मिलिट्री में तो नंबर 1 है, अब हम आगे मूव करेंगे, अब हमें भी कॉलोनीज़ चाहिए। चूँकि हम नंबर 1 हैं, हम पावरफुल हैं, तो हमें भी उतनी कॉलोनीज़ चाहिए जितनी कि ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, स्पेन के पास है। अब उस समय तक होता क्या दोस्तों कि मैक्सिमम जो कंट्रीज़ जो ढूंढी गई थी वो सब आपस में बांट ली गई होती हैं। सब पहले से सब ने अपना अपना झंडे गाड़ दिए गए होते हैं, तो कोई कंट्री खाली नहीं होती है। जब कंट्रीज़ खाली नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत जो कंट्रीज़ बच जाती हैं अफ्रीका वगैरह में जैसे, तो वहाँ पर जर्मनी कब्जा करता है। लेकिन जर्मनी सेटिस्फाइड नहीं होता है, उसको लगता है कि यार मैं जितना पावरफुल हूँ, मुझे उस हिसाब से बहुत कम कॉलोनीज़ मिली हैं। कॉलोनीज़ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं था, मार्केट नहीं था। कॉलोनीज़ का मतलब था प्रेस्टीज, इज्जत, कि हमने 10 कॉलोनीज़ पे कब्जा किया हुआ है, 10 देशों पे कब्जा किया हुआ है। अब यही सब जो कारण होते हैं, ये और कारण मिलके एक बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और फिर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो कई कारणों में सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन था। पैसे की भूख, कॉलोनीज़ की भूख, आपस में कंपटीशन हो रहा है, जलन की भावना आ रही है, ये सब चीज़ें मिला के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करा देते हैं। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1918 में ख़त्म होता है, उसके बाद जो नया सिस्टम बनता है, जर्मनी पे नए सैंक्शन लगाए जाते हैं, जर्मनी हार जाता है और उसे एक अपमानजनक एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, जो कारण बनती है हिटलर के राइज़ का। हिटलर उसी ट्रीटी का फ़ायदा उठाकर नेशनलाइजेशन, यानी कि जो राष्ट्रवादी सोच होती है, ठीक है, एक उग्र राष्ट्रवादी यानी कि एग्रेसिव नेशनलिज्म, उसके वजह से वो सत्ता में आता है, और फिर यही सब कारण बनते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। तो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, मैं यही सब समझ आता हूँ आपको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपने देख लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच कॉम्पिटिशन देखा, कॉम्पिटिशन से फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर उसके बाद उसके जो ट्रीटी हुई उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका जर्मनी तो किनारे हो गया, लेकिन फिर रशिया और अमेरिका दो आपस में एक बड़े पोल्स बने, और पूरी दुनिया जो है कोल्ड वॉर के गिरफ्त में आ गई, जिसका इम्प्लीकेशन 1990 तक चलता रहा। ये सब हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब हमारे कोर्स का हिस्सा है, आपस में सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जितनी बातें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, सब ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें काफ़ी चीज़ों में लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बता दिया गया है। तो मैं अगर आपने नहीं भी पढ़ा है PDF, तो आपने सुन लिया होगा, इसमें काफ़ी कुछ आपने कवर कर लिया इसके अंदर। मेरी कोशिश रहती है कि जो ये NCERT आप में है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं वो सब तो उनको PDF मिल जाएगी। अगर जिन्होंने ज्वाइन नहीं भी किया है तो वो जाके NCERT डाउनलोड कर लें, पढ़ लें। वीडियो तो सबको मैं दे ही रहा हूँ यहाँ पर, वो सुने। लेकिन जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी वो उन्हीं बच्चों के साथ कराई जाएगी जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। डिस्कशन होगा उनके साथ कराया जाएगा। बाकी आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो ये है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिक को प्राथमिकता क्यों देते थे।
दोस्तों इसका आंसर वैसे आप लिख दीजिएगा, लेकिन मैं मोटा बताता हूँ आपको कि चूँकि मशीन्स उतनी एफिशिएंट नहीं थी, बहुत महंगी थी, एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं थी, अगर ख़राब हो जाती थी तो खर्चे बहुत ज़्यादा उस पे था, तो ये सब चीज़ें थी, प्लस लेबर जो थी सस्ती थी, ठीक है। तो ये सब कारण थे जिस कारण से आपका जो उद्योगपति होते थे वो कोशिश करते थे कि वो काम का जो कारीगर है उनसे काम चला लें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की है कि पूरा वर्ल्ड वॉर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ और उसका आज के दौर में भी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, सब आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, मैं सब बताने की कोशिश की आपको। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।